अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 16 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। ये तीनों आपके बेसिक ऑपरेशंस है और इन्हीं के कम्बिनेशन से मज़ीद ऑपरेशंस बनते हैं। इनको समझना भी ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बुक के अंदर ये जो टॉपिक हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखे हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं जिस वजह से बच्चों को क्लियर नहीं होता कि हमें क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस पूरे लेक्चर में जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई है, आप सेम टू सेम वैसे ही वीडियो को देख के अपने नोट्स बना लें और उन्हीं से याद कर लें। इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक 100% आपको याद भी रहेगा और बोर्ड में भी कैसे लिखना है वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पे इशू हो तो आप कमेंट में लाजमी बताएं। हमने डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एनालॉग सिग्नल है तो उस एनालॉग सिग्नल को एक डिवाइस में से गुजारा जाता है। वो डिवाइस क्या करती है, उसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, डिजिट्स की फॉर्म में। इस तरीके का एक बाइनरी सिग्नल बना देती है। तो इस डिवाइस के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये सिग्नल बनता है। बेसिकली इन डिवाइस के अंदर काफ़ी छोटे छोटे सर्किट्स मौजूद होते हैं, वही सर्किट्स ये सिग्नल जनरेट करते हैं। अब ये जो सर्किट्स होते हैं इनके अंदर, वो सारे के सारे सर्किट तीन बेसिक सर्किट से मिलाकर बनाए जाते हैं। और वो जो तीन बेसिक सर्किट है उनका नाम है, एक का नाम है एंड, दूसरे का नाम है और फिर एक आता है हमारे पास नोट। तो ये तीन हमारे पास सर्किट्स हैं। इन्हीं की मदद से हम बहुत ज़्यादा हज़ारों मिलियंस की तादाद में सर्किट्स बनाते हैं और वही सर्किट्स आगे से हमारे सिग्नल जनरेट करते हैं, जिन्हें हम बाइनरी सिग्नल कहते हैं। अब इन सर्किट्स की क्या वर्किंग है, ये कैसे काम करते हैं, इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एंड ऑपरेशन के बारे में। तो एंड ऑपरेशन क्या है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन से पहले एक सर्किट है, आप उसको देखें। ये आपके पास एक सर्किट मौजूद है जिसके अंदर मैंने दो स्विचेस लगा दी हैं और यहाँ पे ये मेरी बैटरी मौजूद है। आप इस वाले स्विच को S1 कह लें और इस वाले स्विच को आप S2 कह लें। और इस सर्किट के ऊपर जो भी अब हम करेंगे उसको टेबल की शक्ल में ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्विच S1 के बारे में लिखूँगा और यहाँ पे मैं S2 के बारे में लिखूँगा। सबसे पहले अगर आप इस सर्किट में देखें कि मेरे दोनों स्विच अगर ओपन है, इसी तरीके से मौजूद है। ओपन का मतलब यही है कि ये मिले हुए नहीं है, ओपन है, करंट नहीं गुजरा। तो करंट यहाँ से नहीं गुजरेगा तो आगे से भी नहीं गुजरेगा। तो मेरा जो लैंप है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो मेरा लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो मैं लिख देता हूँ S1 अगर मेरा ओपन है और S2 भी मेरा क्या है, ओपन है, तो मेरा लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ओके, अच्छा अब हम यूं करते हैं कि अपने S1 स्विच को ओपन ही रखते हैं, लेकिन S2 स्विच को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। S1 मेरा अभी ओपन है और S2 मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट मूव करेगा लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये स्विच तो ओपन है। जब करंट यहीं से आगे नहीं जाएगा तो इसको बंद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लैंप का आपका ऑफ ही रहेगा, पीछे से नहीं करंट आ रहा। तो लैंप हमारा फिर भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अच्छा अब हम यूँ करते हैं कि अपने स्विच S1 को क्लोज करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन रहने देते हैं। तो देखते हैं अब क्या होगा। मैंने S1 को क्लोज कर दिया और S2 को क्या कर दिया, ओपन। ओपन करने के बावजूद क्या मेरा लैंप चल जाएगा। ये बड़ी लॉजिकल बात है कि यहाँ से करंट चले आगे की तरफ मूव तो कर जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर सर्किट नहीं मिला हुआ तो करंट आगे नहीं जाएगा, तो बल्ब मेरा ऑफ ही रहेगा। तो बल्ब ऑफ ही रहना है इस केस में भी, तो मेरा बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अच्छा अगर मैं अपने दोनों स्विचों को ऑफ कर दूं, S1 को और S2 को, दोनों ही को मैं क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो फिर सूरत हाल बदल जाएगी। मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, लैंप मेरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस सर्किट की ख़ास बात आप देखें, इसमें सिर्फ उसी केस में आपका बल्ब ऑन होगा जब दोनों के दोनों स्विच क्या होंगे, क्लोज होंगे। ओके, तो इस तरह का जो सर्किट होता है जिसमें उसी केस में आपके पास आउटपुट यस में आती है, या आप कहते हैं कि आपका बल्ब ऑन होता है जब दोनों के दोनों स्विच क्या हो, क्लोज हो। इस तरह के ही सर्किट को हम कहते हैं ये हमारा एंड ऑपरेशन है।
इसी चीज़ को आप कुछ बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। बाइनरी टेबल में अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे आप कह रहे थे कि हमारा स्विच ओपन है, उस ओपन को आप 0 से रिप्रेजेंट कर लें, और जहाँ पे स्विच क्लोज है उसको आप 1 से रिप्रेजेंट कर लें। बेसिकली ओपन स्विच होने का मतलब क्या है कि करंट नहीं गुजरा, तो नहीं गुजरा तो उसको हम 0 कह देते हैं, और जहाँ पे करंट गुजरा होगा उसे हम 1 कह देते हैं। तो अभी मेरे ए में से करंट नहीं गुजरा, स्विच बी में से भी करंट नहीं गुजरा, तो मेरा टोटल करंट भी क्या होगा, 0 होगा। अगर मेरे पहले स्विच में से करंट नहीं गुजरा और दूसरे में से गुजरा तो फिर भी मेरा करंट क्या होगा, 0 ही होगा, लैंप मेरा नहीं ऑन होगा, क्योंकि वो करंट तो दोनों में से पास करे फिर गुजरता है। अगर पहले में से करंट गुजरा है और दूसरे में से करंट नहीं गुजरा तो फिर भी मेरा लैंप क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि दोनों स्विचेस में से जब तक करंट नहीं गुजरेगा मेरा लैंप ऑन नहीं होगा। हाँ, दोनों में से करंट गुजरा है तो मैं कह देता हूँ पहला स्विच भी 1 है, दूसरा भी 1 है। 1 का मतलब क्या है, दोनों स्विच मेरे ऑन है, मिले हुए आपस में, क्लोज है, करंट गुजर है, तो दोनों में से करंट गुजर है तो मेरा ओवरऑल लैंप ऑन हो जाएगा। लैंप ऑन होने का मतलब है कि यहाँ करंट आ रहा है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वही सारा डाटा जिसको आपने ऑन ऑफ की शक्ल में लिखा था आप उसे बाइनरी शक्ल में भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से जो लिखा जाता है बाइनरी फॉर्म में, इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल। जब आप बाइनरी फॉर्म में अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं तो उससे हम ट्रुथ टेबल कह देते हैं। अब इस टेबल में एक चीज़ ये है कि आप इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, जिस फॉर्मूले की मदद से आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके ऑपरेशन की आउटपुट क्या होगी। यहाँ तो हमें सर्किट को देखना पड़ेगा बार बार कि अच्छा ये ऑन है वो ऑफ है तो बल्ब चलेगा कि नहीं चलेगा, बजाय इसके क्या पूरे का पूरे सर्किट डायग्राम को ड्रा करें। आप इसको ड्रा किए बगैर भी देख सकते हैं। वो किस तरीके से, आप अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, x इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। 0 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 0 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, 0। 1 0 से मल्टीप्लाई हो तो फिर भी क्या आता है, 0। 1 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, 1। तो देखिए इस फॉर्मूले की मदद से आउटपुट आपके पास वही आ रही है जो आपके सर्किट आपको दे रहा था, लेकिन अब आपको सर्किट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो पेपर में अगर आपसे पूछता है कि एंड ऑपरेशन में आपके पास एक इनपुट 1 है दूसरी 0 है, तो बताएं आउटपुट क्या होगी। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, 1 मल्टीप्लाई 0 तो क्या आएगा, 0। आउटपुट भी क्या होगी, 0 होगी। इस तरीके से आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अब आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। आप यहाँ पे टेबल में गौर से देखें कि जब आपके पास दोनों इनपुट 1 थी उसी वक्त ही आपके पास आउटपुट क्या है, 1 नहीं है, अदरवाइज आपके पास किसी भी केस में आउटपुट क्या है, 0 है। इसी चीज़ को हम डेफिनेशन में लिख देंगे। इन एंड ऑपरेशन व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट और बोथ द इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज लो। कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर आपकी एक आउटपुट भी 0 हो जाए तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है, 0 आता है। आप देख सकते हैं कि इन तीनों में ऊपर वाले हिस्से में कोई ना कोई 0 था, इसलिए इनका आंसर भी क्या आया, 0। हाँ, 1 उस केस में आएगा जब दोनों क्या होंगे, 1 होंगे। वही डेफिनेशन में लिखा है कि इन एंड ऑपरेशन व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट और बोथ द इनपुट्स आर लो, अगर कोई एक या फिर दोनों इनपुट्स अगर आपके 0 हैं, दी आउटपुट इज 0, तो आउटपुट भी क्या रहेगी, हमारी 0 रहेगी। तो ये हमारी एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन होगी। ये सर्किट डायग्राम थी और ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की भी डेफिनेशन आप बना सकते हो कि सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेट ऑफ आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड दी ट्रुथ टेबल। कि आप इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में अपनी इनपुट और आउटपुट को लिख लें तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब बात करते हैं कि आपके जो सर्किट्स होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सर्किट्स, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं। उन सर्किट्स के अंदर जिस हिस्से के अंदर ये वाला आपका एंड ऑपरेशन हो रहा होता है उस सारे सर्किट को हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, एंड गेट कहते हैं उसे। ओके, उसे हम कहते हैं एंड गेट। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द एंड ऑपरेशन इज नाउन एज एंड गेट। कि वो सर्किट जिसके अंदर एंड ऑपरेशन हो रहा होता है उसी हम सर्किट को कहते हैं एंड गेट। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है हमारे पास, इसका जो सिंबल है वो ये है।
इस तरीके से इस गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जहाँ पे सर्किट के अंदर आपको ये एंड ऑपरेशन बनाना हो, आप वहाँ पे कुछ इस तरीके का सिंबल बना देते हो, तो सर्किट बनाने वाला समझ आता है कि यहाँ पर अब मुझे क्या लगाना है, एंड ऑपरेशन लगाना, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली अपना एंड ऑपरेशन लगा लेता है। इस चीज़ में आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है x इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसी को ही हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और क्या पढ़ा जाता है, x इज इक्वल टू ए डॉट नहीं कहना आपने, वैसे इसे आपने इसे कहना है ए एंड बी। ओके, इस डॉट को आप एंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंड, ए एंड बी। तो ये हमारे पास इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये एंड गेट की डेफिनेशन हो गई, ये ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन हो गई, और आपका इसी तरीके से टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो एंड ऑपरेशन में आपको यही सब करना है। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो बाकी सारे गेट भी इसी तरीके से हैं, वो भी आप जल्दी समझ आएंगे। जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो डेफिनेटली मुझे बता दे। एंड ऑपरेशन पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना और ऑपरेशन। और ऑपरेशन की बात करते हैं तो पहले हम इसकी भी सर्किट डायग्राम को देखेंगे ताकि इसको समझ सके अच्छे से। तो ये आपके सामने इसकी सर्किट डायग्राम है। तो इसके सर्किट को अच्छे से समझने के लिए इसके लिए भी हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने टेबल ड्रा कर लिया। इस वाले स्विच को हम S1 का नाम दे देते हैं और इस वाले स्विच को हम S2 कह देते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या होगा। पहली सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि अगर S1 मेरा, मतलब ये जो फर्स्ट स्विच है ये ओपन है और S2 मेरा क्या है, ओपन है। दोनों के दोनों स्विच अभी ओपन है, कोई भी क्लोज नहीं है। तो होगा क्या, जब करंट आएगा, करंट इस रास्ते से भी आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये भी ओपन है। इसी तरीके से करंट ऊपर वाले रास्ते से भी आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि वो भी ओपन है। तो जब करंट आगे जाएगा ही नहीं तो लैंप भी हमारा नहीं चलेगा, तो लैंप हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। चलिए अब ऐसा करते हैं कि इनमें से एक स्विच ऑफ कर देते हैं। तो पहले वाले स्विच को मैं ऑन रहने देता हूँ और दूसरे स्विच को मैं कर देता हूँ क्लोज। अभी मेरा जो सेकंड स्विच है ये क्लोज है और जो फर्स्ट स्विच है ये ओपन है। तो क्या होगा, अब जो करंट है हमारा वो करंट ऊपर वाले रास्ते से तो नहीं मूव कर पाएगा क्योंकि यहाँ से तो ये स्विच ही हमारा क्या है, ओपन है, यहाँ से रास्ते ही नहीं है गुजरने का, तो वो नहीं गुजरेगा। हाँ, लेकिन इस वाले रास्ते से ज़रूर करंट गुजर के आगे जा सकता है। तो यहाँ से जब करंट गुजर के आगे जाएगा तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, वो रोशन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा स्विच S1 ओपन है और S2 जब मेरा क्लोज होगा फिर भी मेरा लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं यूं करता हूं कि अपने स्विच S1 को क्लोज कर देता हूं और S2 को हम ओपन कर देते हैं। S1 हमारा क्लोज है अब, और S2 को अब ओपन कर देते हैं। तो देखते हैं लैंप ऑन होगा कि नहीं होगा। अब होगा क्या कि करंट जब मूव करके यहाँ से मूव करने की कोशिश करेगा तो वो तो आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ से तो रास्ते नहीं है जाने का। तो करंट यहाँ की बजाय क्या करेगा, ऊपर वाले रास्ते से ज़रूर मूव करेगा और मूव करता हुआ इस बल्ब के अंदर से गुजरेगा, इस लैंप में से गुजरेगा। लैंप में से गुजरेगा तो लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा स्विच S1 क्लोज है तो फिर भी मेरा लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो लैंप हमारा ऑन होगा। अब अपनी थर्ड कंडीशन पे आते हैं कि अगर हम अपने दोनों स्विचों को ही ऑन कर दें, अगर दोनों के दोनों ही स्विच हमारे क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, मेरा पहला स्विच भी क्लोज है और सेकंड स्विच भी क्लोज है। तो जब दोनों ही स्विच क्लोज है तो करंट के पास तो बहुत से रास्ते जाने के, वो ऊपर से भी मूव कर सकता है, यहाँ से भी मूव कर सकता है। तो करंट है जो वो जाएगा, मूव आगे करेगा और मूव करने के बाद इस बल्ब में से गुजरेगा। कुछ करंट ऊपर से कुछ इस वाले पास से, दोनों पास से करंट गुजर के इस बल्ब में से गुजरेगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर S1 मेरा क्लोज है, S2 भी क्लोज है, तो मेरा लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस टेबल से ये बात समझ आ रही है कि इसमें बल्ब सिर्फ उसी सूरत में क्लोज हो सकता है जब हमारे दोनों के दोनों स्विच क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। अगर इन दोनों में से एक भी स्विच क्लोज है तो हमारा जो लैंप है वो भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसके टेबल से ये चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है। तो इसी बात को आप बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब यूँ मान लें कि 0 का मतलब है कि अभी आपका स्विच ओपन है
और 1 का मतलब स्विच क्लोज है। तो जब पहला स्विच ओपन है, दूसरा भी स्विच ओपन है, तो मेरा जो बल्ब है वो नहीं चलेगा, तो नहीं चल रहा, तो इसका मतलब वो बल्ब क्लोज रहेगा, 0 पे आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब अगर मेरा पहले वाला स्विच खुला हुआ है, वहां से करंट नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे स्विच से करंट जा रहा है, तो फिर भी मेरा बल्ब चल जाएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा। आप ये सारी बातें इनको अच्छे से देख सकते हैं। आप इस डायग्राम को अपने माइंड में रखें और इसी टेबल को अब हम बाइनरी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो थर्ड वाले पे है, यहाँ पे भी थर्ड देखिए, पहला क्लोज था फिर ओपन था, पहला क्लोज, क्लोज का मतलब 1, और ओपन मतलब ओपन में से तो करंट गुजर नहीं सकता, तो ओपन को हम 0 से लिखेंगे। पहला क्लोज दूसरा ओपन, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारा बल्ब ऑन होता है। तो ऑन होता है तो उसको 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि यस ऑन होता है। इसी तरीके से अगर मेरे दोनों के दोनों स्विच क्लोज हैं, दोनों में से करंट गुजर रहा है, पहले को भी 1 लिखेंगे, दूसरे को भी 1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से करंट गुजर रहा है, तो मेरा बल्ब फिर चलेगा। तो मेरी आउटपुट क्या होगी, 1। 1 का मतलब है कि आपका बल्ब चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे टेबल को इस बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस तरीके से जो टेबल बनाया जाता है जिसमें ये बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं 0 1 वाले, इस टेबल को हम कहते हैं ये हमारा ट्रुथ टेबल है, बिल्कुल उस जैसा हमने एंड ऑपरेशन में बात की थी। तो ये हमारा आ गया ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन भी यहीं पे कर लेते हैं। डेफिनेशन भी इसकी यही है कि सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। के बाइनरी फॉर्म के अंदर आप जो इनपुट और आउटपुट लिखते हो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा ट्रुथ टेबल है। आप इस ट्रुथ टेबल का कोई फॉर्मूला भी बना सकते हो ताकि इसकी आउटपुट आप इजीली फाइंड आउट कर सको। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि इसकी जितनी भी आउटपुट है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आती है। आप देख सकते हैं कि 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। और 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन वो दूसरे मैथ में 2 होता है। यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है। लॉजिक का मतलब कि जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि 1 का मतलब था हमारे पास कि बल्ब के करंट आ रहा है, इस वाले 1 का मतलब ही क्या है, करंट आ रहा है। दोनों में से करंट आ रहा है तो बल्ब हमारा ऑन होगा या ऑफ होगा, बल्ब हमारा ऑन होगा। इसलिए ऑन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 नहीं होता है, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा है। लॉजिक ऑपरेशंस की बात कर या लॉजिक की बात कर रहे होते हैं इसमें हम बेसिकली। तो 1 प्लस 1 मतलब 1, इसका मतलब है कि दोनों स्विच ऑन है तो मेरा बल्ब भी क्या होगा, ऑन होगा। अब बल्ब ऑन है तो ऑन वाले बल्ब को 1 के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, तो इनकी जो आउटपुट है वो आप इस फॉर्मूले से देखें, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बार बार आपको अपने सर्किट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है कि सर्किट ड्रा करके आप देखें कि ये 1 है वो 0 है तो बल्ब चलेगा कि नहीं चलेगा। आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी पता कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब आप इसकी डेफिनेशन इजीली बना सकते हो अपने और ऑपरेशन की। इन और ऑपरेशन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो। अगर तो दोनों इनपुट्स हमारी लो हो तो आउटपुट भी क्या होती है, लो होती है। आप देख सकते हैं कि दोनों इनपुट्स हमारी क्या हैं, लो हैं। यहाँ पर ये दोनों की दोनों इनपुट्स हमारी लो हैं, फिर हमारी आउटपुट लो होगी। अदरवाइज अगर कोई एक इनपुट भी हाई है तो हमारा जो रिजल्ट है वो हाई रहेगा, मतलब वहाँ पे आगे लैंप ऑन हो जाएगा। तो वही बात डेफिनेशन में लिखी है कि इन और ऑपरेशन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो देन द आउटपुट इज लो। अगर दोनों ही इनपुट लो हैं फिर आपकी आउटपुट क्या होगी, लो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज आपकी आउटपुट क्या रहेगी, हाई रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी। तो यहाँ तक अपने और ऑपरेशन को समझ लिया, उसके सर्किट डायग्राम के बारे में देख लिया, ट्रुथ टेबल के बारे में भी देख लिया। अब लास्ट में छोटी सी बातें हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया x इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन आप इसे प्लस नहीं कहेंगे, इसे बेसिकली पढ़ा जाता है और ए और बी। ठीक है, तो और ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये क्या होगा, प्लस आएगा बीच में।
नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने और गेट की, कि और गेट किसे कहते हैं। देखिए आपके सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उन सर्किट्स के बीच में जहाँ कहीं पर भी हमारा और ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा होता है उसी सर्किट को हम कहते हैं ये हमारा और गेट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द और ऑपरेशन इज नाउन एज और गेट, कि वो सर्किट जो और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, और गेट कहते हैं। अब और गेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो भी आप देख लें। और गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल के साथ, जैसे आपके सामने बना हुआ है। तो और गेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद आना चाहिए। बाकी जैसा कि आपका एंड ऑपरेशन था बिल्कुल वैसी ही बातें हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड और ऑपरेशन में। तो एक चीज़ का हिंट आप याद रखें कि एंड ऑपरेशन के एंड पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। डी आ रहा है ना, इसके फॉर्मूले में भी क्या आता है, डॉट आता है, ये देख सकते हैं ए डॉट बी। और इसके अलावा इसकी जो सिंबल है वो भी डी की तरह है। ओके, तो एंड ऑपरेशन का सिंबल भी डी की तरह और उनके दोनों वर्ड्स के बीच में भी क्या आता है, डॉट आता है। तो इस तरीके से आप एक हिंट बना के याद कर सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एंड ऑपरेशन में ए डॉट भी आना है या ए प्लस भी आना। तो ए डॉट भी आना है क्योंकि एंड है, आप यूं भी इसको याद रख सकते हो। अब बात करेंगे हम अपनी नोट ऑपरेशन की। सर्किट डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। इसके सर्किट की डायग्राम आपके सामने है कुछ इस तरीके से। इसमें एक ही स्विच है, इस स्विच को हम नाम दे देते हैं, क्योंकि एक ही स्विच है तो सिंपल ऐसे ही कह देते हैं, 1 2 कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा स्विच है। अब मैं इसका टेबल ड्रा करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर 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 क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम अपनी इसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, या आप इस एस की बजाय इसको नाम ए दे दो कि ये मेरा एक ही स्विच है, इसे हम ए कह देते हैं। और यहाँ पे इस स्विच की ख़ास बात यह है कि इस स्विच की जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, और ऊपर वाले बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमेशा कोशिश क्या करता है, कम रेजिस्टेंस की तरफ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब आते हैं अपने टेबल की तरफ। सबसे पहले मैं अपने स्विच ए के लिए टेबल ड्रा कर रहा हूँ। तो सपोज कर लेते हैं अभी के लिए मेरा स्विच क्या है, ओपन है। अभी मेरा स्विच ओपन है तो क्या होगा, स्विच ओपन है तो करंट को गुजरने का एक ही रास्ता, फिर वो ऊपर से ही गुजरेगा। यहाँ से तो गुजर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, ओपन है स्विच। तो करंट मेरा सिर्फ ऊपर से गुजरेगा और मेरा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। तो करंट गुजरेगा तो बल्ब ऑन होगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा बल्ब ऑन है। ओके, अब अगर हम यूँ करें कि अपने इस स्विच को कर दें क्लोज, मैं अपने स्विच को क्लोज करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। जी मैंने अपना स्विच कर दिया क्लोज, ये स्विच क्लोज हो गया। अब करंट को क्या होगा, करंट मेरा ऊपर से गुजरने की बजाय क्या करेगा, वो इस रास्ते से गुजरेगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ की रेजिस्टेंस बहुत कम है, ऊपर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो करंट तो हमेशा उसी रास्ते को फॉलो करेगा जहाँ से उसे गुजरना आसान है। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है करंट के लिए वहाँ से गुजरना ज़्यादा आसान होता है। तो करंट ऊपर से नहीं गुजरेगा बल्कि क्या करेगा, इस वाले रास्ते से गुजर जाएगा। तो जब करंट ऊपर गया ही नहीं है, उस बल्ब के पास पहुँचा ही नहीं है, तो बल्ब ही हमारा रोशन नहीं होगा। मतलब वहाँ पे मेरी आउटपुट क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, मेरा बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा ये स्विच क्लोज हुआ तो मेरा जो बल्ब है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसी बात को अगर हम बाइनरी टेबल में लिखें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जब मेरा स्विच ऑफ था, ज़ीरो का मतलब क्या है कि स्विच ऑफ है, सॉरी स्विच ऑफ होने का मतलब है कि स्विच ओपन है, यहाँ से अभी करंट नहीं गुजरा। तो जब मेरा ये स्विच ओपन था, करंट नहीं था गुजरा, तो बल्ब क्या था, मेरा ऑन था, बल्ब में से करंट गुजरेगा। तो उससे मैं क्या कह दूंगा, 1 कह दूंगा। और जब मेरा ये स्विच क्लोज था, क्लोज का मतलब है 1, मतलब यहाँ से करंट अब गुजर रहा था। तो जब यहाँ से करंट गुजरेगा तो बल्ब तो नहीं चलेगा, तो मैं कह दूंगा मेरा बल्ब क्या था, ऑफ था। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इसका एक ट्रुथ टेबल बन गया। आपको पता जब बाइनरी फॉर्म में डाटा को लिखा जाता है तो उसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं।
जी हमारे पास है ट्रुथ टेबल, डेफिनेशन भी ट्रुथ टेबल की यही है, सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, इसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो अगर आप गौर करें कि ये जो नोट ऑपरेशन है ये क्या कर रहा है, मेरी इनपुट को चेंज कर रहा है। जब इनपुट 0 थी तो आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। जब इनपुट 1 थी तो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। तो ये चेंज कर देता है। तो चेंज कर देने को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए के ऊपर बार डाल के। बार का मतलब है कि ये मेरी जो इनपुट है उसको चेंज कर रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल इसका हम बनाएंगे। अब डेफिनेशन भी आप इसकी यूं कर सकते हो नोट ऑपरेशन की, कि नोट ऑपरेशन चेंजेस द स्टेट ऑफ बूलियन वेरिएबल। बेसिकली ये क्या कर देता है, आपके बूलियन वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर देता है। यही चीज़ें बूलियन वेरिएबल होती हैं। ये जो चीज़ आप लिख रहे हो 0 1, जो इनपुट्स है आपकी वही आपकी बूलियन वेरिएबल है। तो नोट ऑपरेशन चेंजेस द स्टेट ऑफ बूलियन वेरिएबल, ये बूलियन वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की। आपको पता है यही फॉर्मूला होता है उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये है, x इज इक्वल टू ए को ऊपर बार। बात करते हैं नोट गेट की। तो आपके सर्किट में तो जहाँ पर हमारे सर्किट में नोट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, उस नोट ऑपरेशन को हम कहते हैं नोट गेट। उस सारे सर्किट को जहाँ पे नोट ऑपरेशन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं नोट गेट कहते हैं। द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द नोट ऑपरेशन इज नाउन एज नोट गेट, के वो सर्किट जहाँ पे नोट ऑपरेशन हो रहे होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, नोट गेट कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जहाँ पे भी सर्किट में हमें ये बनाना होता है, ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, मुझे बनाने वाले को बताना है कि यहाँ पे आपको नोट गेट लगाना है, तो मैं वहाँ पे ये सिंबल ड्रा कर दूंगा। तो वो खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास नोट गेट आएगा। इसमें एक बात याद रख लेगा कि नोट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। बाकी दोनों गेट्स के अंदर 2 इनपुट्स होती थी और आउटपुट एक ही होती थी, लेकिन इनपुट 2 थी बाकी दोनों में। इसमें ये वाहिद गेट है जिसमें एक ही इनपुट होती है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से जहन में रखना है कि नोट गेट जैसा कि हमारे लॉजिक फंक्शंस को चेंज कर देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा इन्वर्जन है। इन्वर्जन गेट भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है, और इसको हम इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम भी आपने याद रखते हैं नोट गेट के। तो यहाँ तक हमने अपने तीनों गेट्स को स्टडी कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।